Good morning everyone. Welcome to online class of social science, and today we will start chapter 4, agriculture in geography. So we are going to study in geography about agriculture, and that is our chapter 4. So student, first of all, agriculture means all land related activities. जितनी भी land related activities होती हैं ना, land पे crops, vegetables, fruits grow करना, एनिमल रियरिंग करना, फिशिंग करना, वो सारी एक्टिविटीज, लैंड रिलेटेड एक्टिविटीज एग्रीकल्चर में आती है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर इन दिस चैप्टर. सो अगेन the chapter is starting here with a short story. So let's have a look. Gurpreet, Madho, Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. तो ये सारे फ्रेंड्स विलेज से क्रॉस हो रहे थे, जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने विलेज में देखा कि एक फार्मर था जो लैंड की टिलिंग कर रहा था. मैं मतलब लैंड की टिलिंग कर रहा था मतलब लैंड की सॉइल को लूजन अप कर रहा था, उसमें सीड सो करने के लिए उसकी टिलिंग कर रहा था, लूजन अप कर रहा था. सो द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग वीट. तो उस फार्मर ने बच्चों को बताया कि वो इस लैंड पर वीट ग्रो करेगा, एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर टू द सॉइल. और वो बताता है कि उसने जस्ट अभी मैन्योर ऐड की है सॉइल में, मतलब मिट्टी में खाद ऐड की है, टू मेक इट मोर फर्टाइल. उसको और उपजाऊ बनाने के लिए, फर्टाइल बनाने के लिए अभी उसने सॉइल में मैन्योर ऐड किया. आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर, ये बच्चों को बता रहे हैं. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi. तो और फार्मर आगे बताते हैं बच्चों को कि जो वीट ये ग्रो कर रहे हैं, इससे इनको जब ज़्यादा क्वांटिटी में वीट ग्रो कर रहे हैं और वीट आ जाएगी, फसल आ जाएगी, क्रॉप आ जाएगी, तो इनको मंडी में उस क्रॉप का अच्छा प्राइस मिलेगा. अगर वो ले जाके इस वीट को बेचेंगे ना, सेल आउट करेंगे मंडी में, तो उनको उसका अच्छा प्राइस मिलेगा. फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन, मतलब उस मंडी में ले जाके इसको बेच देंगे और दूसरे लोग इसको परचेज कर लेंगे. और कहाँ लेके जाएंगे फिर? टू फैक्ट्रीज. फिर वहां से वीट कहाँ पहुंचेगा? फैक्ट्रीज पहुंचेगा. मतलब मंडी लेकर जाएंगे, फार्मर मंडी में इसको सेल आउट कर देंगे, फार्मर्स को उसका अच्छा प्राइस मिल जाएगा वीट का, और उसके बाद वहां से मंडी से या मार्केट से ये वीट पहुंच जाएगा फैक्ट्रीज में. ये गेहूं फैक्ट्रीज में पहुंचेगा और फिर उस गेहूं का क्या बनाया जाएगा? इसके फ्लोर से, उस गेहूं के आटे से बनेगा ब्रेड, बिस्किट्स और वेरियस आइटम्स. तो अब आप देख रहे हो फ्लोर यूज करके, जो गेहूं का आटा है उसको व्हीट फ्लोर यूज करके क्या क्या चीजें बनाई जा रही हैं? ब्रेड और बिस्किट. बट ओवरऑल फाइनली अगर हम देखें कि इनका रॉ मटेरियल, ये ब्रेड और बिस्किट बनाने के लिए, ये तो हम परफेक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट में देखते हैं ना, हम ब्रेड और बिस्किट्स में जो उसको देखते हैं वो तो एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है. तो इसका जो रॉ मटेरियल, मतलब वो वीट जो इसमें यूज हुआ रॉ मटेरियल, वो बेसिकली कहाँ से आया? फार्मर के लैंड से आया. लैंड से आया, एग्रीकल्चर से आया. बट हम जो ब्रेड और बिस्किट का फॉर्म देखते हैं ना, जो उसका, अगर हम उसकी बात करें कि वो किस फॉर्म में आता है, तो वो फॉर्म बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होके आता है. आपको देखने में वो आटा नहीं लगेगा, फ्लोर नहीं लगेगा, या व्हीट जैसा नहीं लगेगा. वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है फैक्ट्रीज में, है ना. उसका पूरा आउटपुट एकदम अलग ही आता है. इनपुट में तो व्हीट यूज करते हैं और आउटपुट में जब ब्रेड और बिस्किट्स बन के आते हैं तो वो तो बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होके आते हैं. This transformation from a plant to a finished product, मतलब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है? वो जो प्लांट था, मतलब वीट था, वीट के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना, वीट के ट्रांसफॉर्मेशन से कौन सा फिनिश प्रोडक्ट बन रहा था? ब्रेड और बिस्किट, ये सारा. तो ये पूरा जो प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो इस प्लांट से फिनिश प्रोडक्ट बनने में 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं, इन्वॉल्व हैं. कौन कौन सी 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. ये अभी हम स्टूडेंट डिटेल में देखेंगे. तो हमने देखा कि जो प्लांट का ट्रांसफॉर्मेशन होके फिनिश प्रोडक्ट बना, मतलब वीट का ट्रांसफॉर्मेशन होके ब्रेड और बिस्किट जो बना, तो ये एग्जाम्पल है. तो इस पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 स्टेप आते हैं, 3 एक्टिविटीज आती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज.
क्योंकि स्टूडेंट अब देखो इसमें क्या हो रहा था, व्हीट फ्लोर से बन रहा था ब्रेड और बिस्किट। ओके, तो व्हीट कहाँ पे इनपुट, अगर हम माने रॉ मटेरियल माने व्हीट को, तो व्हीट कहाँ ग्रो हो रहा था, लैंड पे। फार्मर उसमें लैंड पे व्हीट को ग्रो कर रहा था, बहुत सारा मैन्योर यूज करके, फर्टिलाइजर यूज करके, बहुत सारे और ट्रैक्टर वगैरह इक्विपमेंट यूज करके वो ग्रो करता है। वो व्हीट काम करता है एज अ रॉ मटेरियल। फिर वो व्हीट पहुंचता है फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में होती है मैन्युफैक्चरिंग, और फिर उस व्हीट से बनाए जाते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट। फिर वो प्रोडक्ट तो उस फैक्ट्री में बन गए, सारे स्टोर हो गए, पैकेज हो गए। अब उस पैकेजिंग के बाद ऐसा तो है नहीं कि अगर हमें ब्रेड लेना है, हमें बिस्किट लेना है, तो सीधे सपोज कोई ब्रांड का बिस्किट है, हमें मोनाको बिस्किट लेना है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मोनाको की जहाँ फैक्ट्री बनी हुई है हम उस स्टेट में जाते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, वहां से लेकर आते हैं। नहीं, उन फैक्ट्री से अलग अलग आउटलेट्स पे हमको चीज़ें मिलती हैं। स्टूडेंट रिमेंबर, हमने होलसेल मार्केट और ये सारी एक्टिविटी, मार्केट एक्टिविटी पढ़ रखी हैं, होलसेल ट्रेडर्स, रिटेलर्स। तो फैक्ट्रीज के बाद थर्ड स्टेप आता है ना, होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचता है। तो अब आप देखो कितनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व है ना, जो हमने सिर्फ सिंपल सी बात कर दी कि व्हीट से ब्रेड और बिस्किट बन गया और हम तक पहुंच गया। तो इसमें बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। स्टूडेंट रिमेंबर, इन क्लास 7th वी हैव स्टडीड अबाउट द अशर्ट इन द मार्केट, और उसमें हमने काफ़ी डिटेल में सब कुछ पढ़ा हुआ था। तो प्लीज़ recall all the points. Okay, so now see, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। 3 एक्टिविटीज होती हैं इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी प्राइमरी एक्टिविटीज। अब देखो प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या आता है। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड all those connected with the extraction and production of natural resources. For example, agriculture, fishing, gathering आर गुड एग्जाम्पल्स। मतलब रॉ मटेरियल को उसके रॉ फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना, उन नेचुरल रिसोर्सेज को, वो होता है प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। लाइक एग्रीकल्चर में क्या हो गया, जैसे वीट और राइस और शुगर ग्रो करना। ओके, ग्रो करना जस्ट अ रॉ फॉर्म। फिशिंग में फिशेस को फिशिंग करना, मतलब पॉन्ड से, रिवर से फिशिंग करना, फिशेस को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, गैदरिंग, या फ्रूट्स वगैरह को गैदर करना। तो ये सब जो गैदरिंग, फिशिंग और एग्रीकल्चर, मतलब रॉ फॉर्म में चीज़ों को, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचर से एक्सट्रैक्ट करना। अब वो माइनिंग भी उसमें ही आ जाती है। ओर्स जो होते हैं ना, हमने देखा था आयरन ओर्स और मेटल्स को माइन से, ग्राउंड से, अंडरग्राउंड एक्सट्रैक्शन करना, अंडरग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करना। तो वो सारा मतलब रॉ मटेरियल को जस्ट नेचर से लेना, वो सारी एक्टिविटी। अब उसमें अलग अलग एक्टिविटी हो सकती है ना, फार्मिंग के लिए अलग एक्टिविटी हो गई, माइनिंग के लिए एक्सट्रैक्ट करना हो मेटल ओर्स, वो अलग एक्टिविटी है, फिशिंग अलग एक्टिविटी है। लेकिन ओवरऑल जो एकदम रॉ फॉर्म में सोर्सेस को, रिसोर्सेस को नेचर से लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो सारे प्रोसेस आते हैं प्राइमरी एक्टिविटी में। अब देखो सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या आता है, लेट्स सी अबाउट सेकेंडरी एक्टिविटी। Secondary activities are concerned with the processing of these resources. Secondary activity में कौन सा प्रोसेस आएगा, जब इस रॉ मटेरियल को लेकर जाया जाएगा फैक्ट्री में, उसका प्रोसेसिंग करवाने के लिए, उसका प्रोसेसिंग करने के लिए। लाइक अब हमने आयरन ओर तो निकाल लिया ग्राउंड से, अर्थ से हमने आयरन ओर माइनिंग से निकाल लिया, अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उससे बनेगा स्टील, क्योंकि वो तो बिल्कुल मिक्सचर के फॉर्म में हमें मिलता है ना, समटाइम्स लिक्विड के साथ में और बहुत सारी इम्प्योरिटीज के साथ में मिलेगा, उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग के बाद उस ओर से बनेगा स्टील। फिर हमने देखा बेकिंग ऑफ ब्रेड, या आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो कि व्हीट से बनेगा ब्रेड। फिर आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, वीविंग ऑफ क्लोथ, मतलब कॉटन लिया, कॉटन ग्रो किया लैंड पे, और उस कॉटन को अब लाके मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री में उसकी प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और उससे बनेगा कपड़ा, फैब्रिक, जिसे हम वेयर भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। अदरवाइज कॉटन बॉल्स को तो हम यूज नहीं कर सकते ना। तो अब प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग वाली जो सारी एक्टिविटीज आती हैं ना, वो आती है सेकेंड लेवल में, सेकेंडरी एक्टिविटी आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। ओके, तो प्राइमरी में पहली एक्टिविटी हो गई एक्सट्रैक्ट करना, जस्ट रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना, एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग। सेकेंडरी एक्टिविटी में आती है उस रॉ मटेरियल जिसको एक्सट्रैक्ट किया गया है ना, उसकी प्रोसेसिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, उससे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाना। ओके,
अब देखो टर्शियरी एक्टिविटीज में क्या आता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब टर्शियरी एक्टिविटी ना इन दोनों को सपोर्ट देती है, प्राइमरी एक्टिविटी को भी सेकेंडरी एक्टिविटी को भी सपोर्ट देती है। कैसे? थ्रू सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से हेल्प मिलती है ना, जो फिनिश प्रोडक्ट है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ट्रेड पॉसिबल होगा। फिर अब सपोज जो बैंकिंग होती है, बैंक भी तो कितनी सारी सेकेंडरी एक्टिविटी, सपोज जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनमें वो बैंक से तो चलती है ना, बैंक से उनका ट्रांजैक्शन होता है, टैक्स है, बहुत सारे पेपर वर्क हैं, लोन है, तो बहुत सारा हेल्प करती है ना बैंक सेकेंडरी एक्टिविटी को भी। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस भी तो बैंक के थ्रू होता है, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उसके वर्कर्स होते हैं, वो भी तो सपोर्ट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक्टिविटीज़ को। बैंकिंग किसानों को भी, फार्मर्स को भी सपोर्ट करती है। एडवर्टाइजिंग की बात करें तो कितना सारा आप देखते हो ना, प्राइमरी लेवल के लिए, सेकेंडरी एक्टिविटी दोनों के लिए एडवर्टाइजिंग भी की जाती है। तो टर्शियरी एक्टिविटी क्या करती है, बेसिकली इन दोनों को सपोर्ट करती है, प्राइमरी को, सेकेंडरी को, और अपनी सर्विसेज देती है। टर्शियरी एक्टिविटीज में स्टूडेंट मेनली सर्विसेज आती हैं, क्योंकि पहले में हमने देखा कि एक्सट्रैक्शन आता है रॉ मटेरियल का, सेकंड में हमने देखा कि प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग आती है, और थर्ड में आता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो टर्शियरी एक्टिविटीज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मोस्टली, चाहे ट्रांसपोर्ट करके, ट्रेड करके, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग, किसी भी फॉर्म में सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं एक्चुअली ये। तो हमने स्टडी कर लिए प्राइमरी एक्टिविटीज, देन वी हैव स्टडीड सेकेंडरी एक्टिविटीज, देन वी हैव स्टडीड टर्शियरी एक्टिविटीज, और ये तीनों कंबाइन मिलकर बनाती हैं, इन्हीं को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, सो लेट्स सी वर्ड ओरिजिन। अब जो एग्रीकल्चर हमने पढ़ा था, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। अगर इसको हम स्टडी करें तो टू फॉर्म में, अगर या एग्री प्लस कल्चर। ओके, एग्री प्लस कल्चर, एग्रीकल्चर। तो एगर या एग्री का लैटिन में मीनिंग होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, ग्रो करना, मतलब सॉइल पर ग्रो करना, सॉइल का कल्टीवेशन करना, सॉइल को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कल्टीवेट करना, यूजफुल बनाना, प्रोडक्टिव बनाना, ये मीनिंग होता है एग्रीकल्चर का। तो अब देखो एग्रीकल्चर किस में आता है, एग्रीकल्चर आता है प्राइमरी एक्टिविटी में। इज इट क्लियर? हम प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता था, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते थे, है ना। तो एग्रीकल्चर किस में आ गया, प्राइमरी एक्टिविटी में। इट इंक्लूड्स, क्योंकि ये क्या क्या इंक्लूड करता है, ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स ग्रो करना, फ्रूट्स ग्रो करना, वेजिटेबल्स ग्रो करना, फ्लावर्स ग्रो करना, जो अलग अलग फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का भी काम करते हैं। रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, मतलब एनिमल्स की रियरिंग करना, जानवरों को रखना उनसे एनिमल प्रोडक्ट के लिए, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 50% ऑफ पर्सन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो आप सोचो वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है ना, उसमें से आधी, 50% मतलब तो जस्ट हाफ हुई, 50% पर्सन जो हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो स्टूडेंट जो फार्मिंग होती है ना वो लार्ज स्केल पर भी होती है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ग्रो करना, फ्लावर्स, क्योंकि आप देखो जो, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देती हूँ कि सपोज अगर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की शॉपिंग कब करते हैं, समटाइम्स, कभी कभी करते हैं, रेयरली करते हैं, ओकेजनली करते हैं, होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की शॉपिंग है या कुछ फर्नीचर की शॉपिंग है। लेकिन अगर आप बात करो क्रॉप्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, फ्लावर्स की या एनिमल प्रोडक्ट्स की, तो हम इसकी कब कब शॉपिंग करते हैं, ऑलमोस्ट डेली, है ना। पूरी पब्लिक, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो वर्ल्ड की हो, कोई भी पब्लिक जो होती है मोस्टली इन चीज़ों की तो शॉपिंग डेली होती है, डेली परचेज होते हैं, डेली इनका ट्रेड होता है। तो अब आप सोच लो कि इसका कितना बड़ा मार्केट में स्कोप है, ऑब्वियसली स्कोप है ना। तो इसीलिए तो 50% तक की पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है इन सब कामों में, क्योंकि ये अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, सो सी हमने क्या पढ़ा कि 50% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है।
2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और अगर अब हम इंडिया की बात करें तो उसकी 2/3 पॉपुलेशन तो पूरी तरीके से अभी भी डिपेंड है एग्रीकल्चर पर ही। बट स्टूडेंट वर्ल्ड में और अगर हम दूसरे नेशन की बात करें ना, तो वो जैसे एग्रीकल्चर करते हैं तो उसके साथ में उनका कुछ और भी साइड में बिजनेस वगैरह करते हैं या कुछ और भी ऑक्यूपेशन होता है। पर इंडिया में 2/3 पॉपुलेशन तो पूरी तरीके से डिपेंड है एग्रीकल्चर पर ही। नाउ फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट, मतलब परफेक्ट सॉइल का टाइप, सॉइल का जो टाइप है वो फेवरेबल होना चाहिए। क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए। क्लाइमेट आर वाइटल, मतलब बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए सॉइल का टाइप जो है वो फेवरेबल होना चाहिए, क्लाइमेट भी फेवरेबल होना चाहिए, तभी एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाता है। The land on which the crops are grown is known as arable land. तो जिस लैंड पर क्रॉप्स ग्रो की जाती है, क्योंकि स्टूडेंट सारे क्रॉप्स पे जिस लैंड पे क्रॉप्स ग्रो की जाती है उसे बोलते हैं अरेबल लैंड। वाई? बिकॉज क्या होता है ना कि सारे लैंड पे क्रॉप्स ग्रो नहीं होती, कुछ लैंड ना यूजलेस भी होता है, या जिसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, या जहाँ की सॉइल खराब होती है, या बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं कि पूरा लैंड कल्टीवेट नहीं हो पाता। तो सिर्फ वो लैंड जिस पे क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उसे बोलते हैं एरेबल लैंड। In the map, you can see that agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहाँ पॉसिबल होगी वर्ल्ड में, या कहीं पे भी अगर हम एग्जांपल स्टडी करें जहाँ पे सारे फैक्टर्स अवेलेबल होंगे वहीं क्रॉप्स एग्जिस्ट करेगी अच्छे से। कौन से फैक्टर? अच्छा सॉइल, अच्छा क्लाइमेट, ये सारे फैक्टर्स, लैंड। Again student, here you can see, do you know? And these are the important terms, because many time many questions are asked from this section also. The science and art of cultivation on the soil. तो सॉइल को कल्टीवेट करना या सॉइल पे कल्टीवेशन करने का जो आर्ट है, जो तरीका है, या जो साइंस है, किस चीज का? सॉइल को कल्टीवेट करने का, रेजिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करने का, बड़ा करने का, रेयरिंग लाइफ स्टॉक, एनिमल रेयरिंग का, एनिमल्स को रखने का, इन सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी बोलते हैं। और डिटेल में अगर इसकी डेफिनेशन हो तो एग्रीकल्चर क्या है? व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट। ये एक आर्ट है, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होती, ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है कि कैसे सॉइल को कल्टीवेट किया जाए, क्रॉप्स को रेज किया जाए, लाइफ स्टॉक रेयरिंग की जाए, ये सारे प्रोसेस को बोलते हैं फार्मिंग। नाउ सेरीकल्चर, सेरीकल्चर होता है रिलेटेड सिल्क वॉर्म से। सेरीकल्चर कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, जब जो सिल्क वॉर्म, जो सिल्क के कीड़े होते हैं, सिल्क वॉर्म्स होते हैं ना, उनको कमर्शियल पर्पस से रेयरिंग करना, ग्रो करना, उनको कमर्शियल पर्पस से, मतलब उनको सिल्क वॉर्म को इसलिए ग्रो करना, रेज करना कि उनसे सिल्क मिले, फिर उस सिल्क को प्रोसेस करके उससे फैब्रिक के लिए सिल्क रेडी करना, प्रोसेस करना। वो यहाँ पे वॉर्म से जो सिल्क मिलता है वो तो रॉ फॉर्म में होता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, तो फार्मर को ना इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर फार्मर क्रॉप भी ग्रो कर रहे हो साथ में अगर सिल्क वॉर्म का भी कर लेना सेरीकल्चर, तो इनको हेल्प मिलती है। तो सेरीकल्चर होता है कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन। सिल्क वॉर्म को कमर्शियल पर्पज से ग्रो करना इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सो स्टूडेंट आप इसको रिमेंबर रख सकते हो ऐसे, एस फॉर सेरीकल्चर एंड एस फॉर सिल्क, तो दोनों में एस है ना, तो आप ऐसे इसको लर्न कर लेना। Now see the next, pisciculture, breeding of fish in specially constructed tanks and ponds। अब जो होते हैं फिशेस की ब्रीडिंग करवाई जाती है, स्पेशली अलग से कंस्ट्रक्ट किए होते हैं स्पेशल टाइप के टैंक्स और पॉन्ड्स। तो उससे वहां पे क्या होता है, फिशेस का रिप्रोडक्शन होता है और न्यू यंग फिशेस हमको यंग वंस मिलते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पिशिकल्चर। नाउ सी विटिकल्चर, व्हाट इज विटिकल्चर? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। विटिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। तो अब आप देखो कल्चर तो इसमें कॉमन है और बस अलग अलग इसके वेरिएशन है। एग्रीकल्चर जिसमें
फार्मिंग करना, सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म से रिलेटेड, पिशीकल्चर फिशेस से रिलेटेड, विटीकल्चर ग्रेप्स से रिलेटेड. नाउ सी हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज. कमर्शियल यूज मतलब बिजनेस के पर्पज से, मार्केट में सेल आउट करने के पर्पज से जब वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है तब उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर. नाउ सी स्टूडेंट नेक्स्ट फार्म सिस्टम. अब हम फार्म सिस्टम क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम. तो एग्रीकल्चर करना या फार्मिंग करने को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का सिस्टम है. मतलब सिस्टम मीन्स इसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपल सिंगल स्टेप में हो जाता है, इसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व हैं. द इम्पॉर्टेंट इनपुट, क्योंकि सिस्टम है तो ऑब्वियसली मैंने बोला बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व है, मतलब इसमें इनपुट आउटपुट बहुत सारे स्टेप हैं. तो अगर हम इनपुट की बात करें कि इसमें क्या क्या यूज होता है, तो इनपुट के लिए हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं. इनपुट में क्या क्या यूज होता है फार्मिंग में. सीड्स, बीज, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, ये सारे यूज होते हैं ना. एज अ इनपुट हम समझ सकते हैं इनको कि ये सारा फार्मिंग में यूज होता है. लेबर मतलब जो वर्क किया जाता है, मैनुअल वर्क, जो हार्ड वर्क किया जाता है. सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लाउइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग. और कौन कौन से ऑपरेशन मतलब कौन कौन से वर्क करने पड़ते हैं, कौन कौन से दूसरे वर्क करने पड़ते हैं. प्लाउइंग करना, देखो ये प्लाउइंग कर रहे हैं इससे. सोइंग करना, बीज को बोना. इरिगेशन, इरिगेशन सिंचाई करना मतलब वाटरिंग करना प्लांट्स की. वीडिंग, जो उसमें एक्स्ट्रा कुछ घास और तिनके वगैरह एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है ना, अनवांटेड ग्रासेस वगैरह की, तो वीडिंग उसको निकालना. हार्वेस्टिंग करना, जब क्रॉप्स रेडी हो जाता है तो उसकी कटिंग करना. तो देखो कितने सारे ऑपरेशन वर्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, तब जाके वो फिर फार्मिंग कंप्लीट होती है. फिर आउटपुट में हम किसको मान सकते हैं. इनपुट में तो हमने मान लिया सारा लेबर वर्क, सीड सो करना और वो सारे वर्क हमने अभी देखे थे ना, वो सारे ही आ गए इनपुट में. आउटपुट में क्या आता है. आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉप्स, वूल, मतलब इन सारी मेहनत के बाद जो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है वो होता है हमारा आउटपुट. हाँ, या तो हमें क्रॉप्स मिलती है या तो वूल मिलता है अगर हम एनिमल रियरिंग करते हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं. पोल्ट्री मतलब अगर हम हैंस वगैरह रख रहे हैं तो हमें एग्स वगैरह भी मिल सकते हैं. तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उस पर कल्चर करने के बाद में लैंड पर. तो यहाँ पे आप देखो in picture we will divide this box in columns. तो अगर स्टूडेंट अब आप देखो, अगर हमने इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया तो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ. फर्स्ट कॉलम किससे रिलेटेड है. इनपुट. हियर यू कैन सी इनपुट्स. फिर है प्रोसेस और फिर है आउटपुट. ठीक है, तो अब पहले में देखो इनपुट में क्या क्या चीजें हैं. हियर यू कैन सी इनपुट में क्या क्या चीजें यूज हो रही. मशीनरी यूज हो रही है, ट्रैक्टर है, इसको आप मशीनरी मान लो. सीड यूज हो रहा है इनपुट में, यस. केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं. तो ये सारे क्या हैं आइटम्स जो इनपुट में यूज हो रहे हैं. प्रोसेस में क्या होता है. प्रोसेस में क्या क्या किया जाता है. प्लॉइंग की जाती है, सोइंग, स्प्रेइंग. तो ये सारा जो ऑपरेशंस है वो प्रोसेस में आ गए. ठीक है, इनपुट्स में क्या क्या आ गया. मशीनरी, सीड्स और केमिकल्स. और प्रोसेस में जो सारा वर्क किया गया, प्लॉइंग का, सोइंग का, स्प्रेइंग का, स्प्रे वगैरह करते हैं तो मतलब करना पड़ता है, जिसको मैनुअली कर रहे हैं या मशीन से करवा रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं. ओके. आउटपुट में हमको क्या मिलता है. क्रॉप्स मिलते हैं. अभी ये लैंड का एग्जाम्पल है यहाँ पे, अरेबल लैंड का. देखो अरेबल फार्म का मतलब जिस लैंड पे क्रॉप पॉसिबल होती है. तो फिर हमको क्या मिलता है फाइनली आउटपुट में. हमको क्या मिला. क्रॉप. इनपुट लगाया हमने इतना सारा, ये सारे प्रोसेस किए और हमें आउटपुट मिला क्रॉप का. ओके. नाउ सी स्टूडेंट,
Here is the picture also physical inputs. अगर हम यहाँ पे देखें physical inputs, मतलब physical inputs क्या होते हैं, जो नेचर वाले इनपुट हैं, कौन कौन से हैं, सनशाइन है, जैसे हमने यहाँ पे इनपुट देखा था ना, मशीनरी, सीड और केमिकल्स, उसी तरह अगर फिजिकल इनपुट देखो तो फिजिकल इनपुट में आ जाता है सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, और ये जैसे स्लोप है, ये भी तो लैंड का स्लोप है ना, तो ये सारा आ गया फिजिकल इनपुट में। और अगर अब हम ह्यूमन इनपुट की बात करें कि ह्यूमन लोग क्या, मतलब फार्मर खुद से क्या इनपुट लगा रहा है, तो उसमें कौन कौन से इनपुट हो गए, यही सारे वाले आ गए। देखो, लेबर जो हार्डवर्क कर रहा है, मशीनरी, जो केमिकल्स और जो स्टोरेज। तो स्टूडेंट, ये इसी इनपुट को डिवाइड किया गया, इसी इनपुट का ये आगे फर्दर डिवीजन है कि इसमें दो टाइप हो सकते हैं, फिजिकल इनपुट भी और ह्यूमन इनपुट भी। ह्यूमन इनपुट में तो ये सारे इनपुट हो गए ना जो ह्यूमन ला के यूज करते हैं, फिजिकल इनपुट जो उन्हें नेचर से मिलता है। ओके, यहाँ हमने इसको स्टडी किया था इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट में, और फिर इसी इनपुट का ये है फर्दर डिवीजन कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट। अभी यहाँ पे सिर्फ फार्म इनपुट की बात हो रही है, ये सारे इनपुट का डिवीजन नहीं, ये सिर्फ लैंड पे एग्रीकल्चर फार्मिंग जो कर रहे हैं ना उसके इनपुट का डिवीजन। ओके, नाउ सी टाइप्स ऑफ फार्मिंग। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ फार्मिंग। Now here is the interesting fact. Let's see. Organic farming. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज। तो जब इसमें बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जिसमें बिल्कुल नेचुरल तरीके से फार्मिंग की जाती है, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज किए जाते हैं, मतलब जानवरों की खाद जो होती है वो यूज की जाती है, कोई भी केमिकल्स या पेस्टिसाइड या कीड़े मारने की दवाएं वो सारा भी कुछ यूज नहीं होता है। नो केमिकल्स, नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा, कुछ भी यूरिया, कोई भी एक्स्ट्रा मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, केमिकल वाला नहीं यूज किया जाता है क्रॉप को मॉडिफाई करने के लिए, बिल्कुल नेचुरल तरीके से ग्रो की जाती है। तो इस तरीके से बिल्कुल कुछ भी केमिकल ना यूज करना क्रॉप को बढ़ाने के लिए, मतलब क्रॉप ज्यादा क्वांटिटी में मिले उसको बढ़ाने के लिए ना, फार्मर्स या कमर्शियल पर्पस से उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं ना, उसमें केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिल्कुल नेचुरल तरीके से ग्रो की जाती है, तो उस फार्मिंग को बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल ये स्टूडेंट बहुत पॉपुलर हो रहा है ना, आप देखो पल्सेस वगैरह, दालें हैं, राइस हैं, ग्रेन्स है, तो लोग ऐसे बोलते हैं ना बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब यही होता है कि उसको ना अननेचुरल तरीके या केमिकल्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करके नहीं ग्रोथ को बढ़ाया गया है, वो बिल्कुल नेचुरल है। Now students, see types of farming. Farming is practiced in various ways across the world depending upon the geographical condition. पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस की जाती है फार्मिंग, ये तो हमने देखा ही था, 50% पब्लिक इन्वॉल्व थी। अब जो ये फार्मिंग है वो डिपेंड करती है जियोग्राफिकल कंडीशन पर भी, ऑब्वियसली किसी भी प्लेस की जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, ज्योग्राफी पूरी तरीके से ज्योग्राफी पर डिपेंड करती है कि मतलब लैंड का टाइप क्या है, सॉइल का टाइप क्या है, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, तभी तो हम इसको अपने ज्योग्राफी के चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं। जियोग्राफिकल कंडीशन पे कम्प्लीटली डिपेंड करती है। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, और ये भी मैटर करता है कि जो प्रोडक्ट उस पर जो भी क्रॉप ग्रो की जा रही है उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है या लोगों के बीच डिमांड कितनी है, लेबर कितना लग रहा है उसमें, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ करनी पड़ रही है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फार्मिंग पे। फार्मिंग इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेन टाइप्स। तो अगर अब हम फार्मिंग को स्टडी करना चाहें क्लासिफाई करके, तो हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं दो मेन टाइप में, टू मेन टाइप। ओके, टू। पहले हम सबसे पहले टू मेन डिवीजन पढ़ेंगे, फिर इसके आगे ना इसके सब डिवीजन पढ़ेंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज। पहले हम सिर्फ टू मेन टाइप्स देखो, सब्सिस्टेंस, commercial. Subsistence farming, commercial farming. So before starting in detail, I am giving you a short description कि वो आपको लर्न रहे, क्योंकि अभी ये पैराग्राफ स्टार्ट होगा ना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इतना समझ लो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग ये दो टाइप हो गए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ना फार्मर सिर्फ अपनी नीड के लिए क्रॉप ग्रो करता है, फसल इतना ही ग्रो कर पाता है वो, या इतना ही करता है कि बस उसकी फैमिली को फूड मिल जाए और उसकी खुद की ज़रूरत पूरी हो जाए, एक्स्ट्रा ग्रो नहीं करता। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं ना उसको कमर्शियली मार्केट के पर्पज से मतलब उसको ग्रो करते हैं, इतनी लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं कि मार्केट में ले जाकर उसको सेल आउट करते हैं। तो सब्सिस्टेंस
सब्सिस्टेंस फार्मिंग सिर्फ खुद की नीड के लिए ग्रो करना, कमर्शियल फार्मिंग उसको कमर्शियली इकोनॉमिक पर्पज से ग्रो करना। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ स्टडी इन डिटेल। अब आप उसको माइंड में रखकर इस टॉपिक को समझो। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, इसमें फार्मर क्या करता है, सिर्फ अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए ही क्रॉप्स ग्रो करता है, बस उतना ही ग्रो कर पाता है। ट्रेडिशनल जो हमेशा से वो मेथड यूज करता है, उसी तरीके से मेथड यूज करके फार्मिंग करता है। लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इसलिए कोई खास टेक्नोलॉजी भी यूज नहीं करता है। हाउस होल्ड लेबर, मतलब लेबर जो उसमें वर्क किया जाता है, लेबर वर्क उस हाउस के ही मेंबर, उस घर के ही रहने वाले लोग उसमें एज अ लेबर वर्क कर लेते हैं। एंड आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट, और इससे बहुत स्मॉल आउटपुट ही आता है, मतलब बहुत थोड़ी सी ही इससे आउटपुट आता है, क्रॉप्स आते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, लेकिन फिर भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम आगे और क्लासिफाइड कर सकते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। ओके, तो आपको सब्सिस्टेंस फार्मिंग मैंने क्लियर कर दी, जिसमें फार्मर सिर्फ अपनी फैमिली की नीड के लिए ग्रो करता है। इसमें भी आगे इसके दो सब डिवीजन है, देखो अगेन टू सब डिवीजन आर देयर, इंटेंसिव, प्रिमिटिव। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो अब हम वन बाय वन इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है। Intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools। तो हमने वैसे भी देखा था कि ये स्मॉल स्केल पर फार्मिंग होती है ना, सब्सिस्टेंस में तो स्मॉल स्केल पर होती है। तो फार्मर एक छोटा ही प्लॉट जो होता है लैंड का, सिर्फ उसको ही कल्टीवेट करता है और सिंपल टूल्स वगैरह जो उसके पास अवेलेबल होते हैं, और एंड मोर लेबर, और लेबर वर्क पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, मतलब क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी कम यूज़ करता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज, अब क्लाइमेट की ज़रूरत होगी फार्मिंग में। Climate with large number of days with sunshine, fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot। तो स्टूडेंट, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब होता है सेम प्लॉट पर, एक ही प्लॉट पर मोर देन वन क्रॉप ग्रो करना एनुअली। मतलब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में सेम प्लॉट पर, एक ही प्लॉट पर एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करना साल में, उसको क्या कहते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस तो था ही अपनी नीड के लिए, तो ग्रो कर ही रहा था फार्मर सिर्फ अपनी नीड के लिए, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा स्मार्टली ग्रो करता है। स्मार्टली ग्रो करने की वजह से क्या होता है, जो उसके पास उसका खुद का थोड़ा बहुत लैंड है, छोटा ही लैंड है, तो लेकिन उसमें वो क्या करता है, एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो कर लेता है, तो उसको फायदा हो जाता है। राइस इज द मेन क्रॉप। ओके, राइस तो मेन क्रॉप है फॉर एग्जाम्पल। अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड। तो उसके साथ में वो साल के दूसरे मंथ में वीट भी ग्रो कर ले, पल्सेस भी ग्रो कर ले, मेज भी ग्रो कर ले, तो इससे क्या होगा, इसको डबल इनकम हो जाएगी। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिविलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मॉनसून रीजन। तो बट ये जो इंटेंसिव टाइप है ना, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये वहीं पे ज्यादा पॉसिबल हो पाती है जहाँ पे अच्छी बारिश होती है, मॉनसून रीजन जहाँ पे मॉनसून वाली अच्छी बारिश होती है, थिकली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो लोगों के पास वैसे भी लैंड कम है, लोग ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उन सारे एरिया में ऐसी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, मतलब सेम प्लॉट पे कई एक से ज़्यादा क्रॉप को लोग ग्रो कर लेते हैं। एरिया हो सकते हैं साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ओके, मॉनसून रीजन वाले एरिया जहाँ पे मॉनसून बारिश होती है, मतलब मॉनसून मंथ्स होते हैं ना, जून एंड से लेकर सितंबर तक या अगस्त तक के मंथ में जहाँ बारिश होती है, वो सारे एरिया, वहाँ पे होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेम प्लॉट पे एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करना। नाउ सी द नेक्स्ट। अब हम उसका सेकेंड सब डिवीजन देखेंगे। सब्सिस्टेंस का सेकेंड सब डिवीजन था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अभी हमने इंटेंस देखा, अब हम देख रहे हैं प्रिमिटिव। अब इस प्रिमिटिव में भी आगे सब डिवीजन है, इंक्लूड शिफ्टिंग एंड नोमैडिक हर्डिंग। अब आप देखो, इस प्रिमिटिव के भी आगे दो सब डिवीजन है, शिफ्टिंग और नोमैडिक। ओके, तो अब हम पहले देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया। ये मोस्टली जंगलों में होता है। ये शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है जंगलों में की जाती है, फॉरेस्ट में किया जाता है।
areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia, Northeast India, यहाँ सारे पार्ट्स में दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। ये याद रखना, हैवी रेनफॉल वाले एरिया में होता है मोस्टली क्विक रीजेनरेशन, मतलब जहाँ पे अगर एक बार काट दिए जाते हैं फॉरेस्ट या लैंड क्लियर कर दिया जाता है, वापस से जल्दी जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं, जल्दी जल्दी रीजनरेट हो जाती है वेजिटेशन वहाँ पे, क्योंकि वहाँ हैवी रेनफॉल मिलता है। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड, तो इस मेथड में क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या किया जाता है, जो एक सिंपल प्लॉट है लैंड का उसको पहले क्लियर कर दिया जाता है। क्लियर कैसे करते हैं, वहाँ पे जो पेड़ वेड़ हैं उनको काट के गिरा देते हैं, फेलिंग द ट्रीज, और उसको जला देते हैं, बड़े बड़े पेड़ वगैरह उनको काट के गिरा देंगे, जला देंगे, उससे वो राख बन जाएगा, सारी लकड़ियां जल जाएंगी, एशेज हो जाएंगे, बन जाएगा ना, राख हो जाएगा। अब इस एशेज में वो सॉइल वगैरह मिक्स कर देंगे, मिक्स करके उसको अच्छा मैन्योर वगैरह जैसा होता है ना वैसा सॉइल वगैरह मिक्स करके उस एशेज के साथ में एक अच्छा सॉइल रेडी कर लेंगे, मिक्सचर रेडी कर लेंगे, फिर उसमें ग्रो करेंगे अपनी क्रॉप्स, मेज, यैम, पोटैटोज, कसावा, ये सारा। आफ्टर द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, और जब उनको लगता है फार्मर्स को कुछ सालों में कि अब तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही है, तो अब वो क्या करते हैं, द लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट, तो फिर वो क्या करते हैं, लैंड को छोड़ देते हैं, वहां से मूव कर जाते हैं, उस लैंड को छोड़ देते हैं और मूव करके आ जाते हैं न्यू प्लॉट पे, जंगलों में, उस जंगल में उस प्लॉट को छोड़ के उसी जंगल में दूसरी जगह जाके लैंड को क्लियर करके वहां पे करेंगे एग्रीकल्चर कल्टीवेशन। फिर कुछ टाइम में जब देखेंगे कि वहाँ का लैंड भी अब फर्टाइल नहीं रहा, तो फिर वो छोड़ देंगे, फिर वो दूसरी जगह जाएंगे, तब तक क्या होगा, जो वो बचा हुआ लैंड था, छोड़ा हुआ लैंड था ना, वो वापस से रिकवर हो जाएगा, वापस से फर्टाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से मूव करते हुए कल्टीवेशन करने की वजह से इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि क्या कर रहे हैं, शिफ्ट होते चल रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया में शिफ्ट होते जा रहे हैं ना, कभी इस प्लेस पे किया, फिर जब वो फर्टाइल नहीं रहा उसे छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह पे चले गए, मूव कर रहे हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न मतलब बर्न करते हैं ना, ट्रीज को, लकड़ियों को बर्न करते हैं और फिर उस ऐश में सॉइल मिक्स करते हैं, तो इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इसके लिए टर्म दोनों यूज किया जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स, इसके और भी बहुत सारे नेम है, देखो झूमिंग भी बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ना इसको झूमिंग भी बोलते हैं, मिल्पा बोलते हैं इसको मैक्सिको में, रोका बोलते हैं इसको ब्राजील में, और लेडांग बोलते हैं इसको मलेशिया में। तो आप देखो इसके कितने सारे अदर नेम फेमस हैं, बट मोस्टली जो फेमस है ना वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मोस्टली क्वेश्चन आस्क फ्रॉम दिस सेक्शन। सो नाउ अब हम देखेंगे दूसरा टाइप, नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन, मतलब जो एरिड मतलब ड्राई एरिया, जो ड्राई एरिया है वर्ल्ड का, ड्राई और सेमी ड्राई, जो मतलब या तो सूखा है या तो थोड़ा बहुत सूखा है, एरिड और सेमी एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया, सेंट्रल एशिया और सहारा के जो एरिड और सेमी एरिड एरिया है वहां पे होती है नोमैडिक हर्डिंग, जो थोड़े ड्राई और ड्राई एरिया है, लाइक राजस्थान एंड जम्मू। तो कौन कौन से वो प्लेस हम इंडिया में बात कर सकते हैं, राजस्थान की, जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे प्लेसेस हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन, जो चरवाहे होते हैं जो हर्डिंग करवाते हैं एनिमल्स की, हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते रहते हैं अपने अपने एनिमल ग्रुप के साथ, विद देयर एनिमल्स, किस लिए, फॉर द फॉर्डर एंड द वाटर, पानी और चारे के लिए, अलोंग डिफाइंड रूट्स, मतलब उनका रूट ना डिफाइंड होता है, पता होता है उनको, समर सीजन में कहाँ जाना है, विंटर सीजन में कहाँ जाना है, रेनी सीजन में कहाँ मूव करेंगे, तो ये सीजन टू सीजन मूव करते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन, तो इनका जो मूवमेंट होता है डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जो क्लाइमेट फैक्टर होते हैं ना, और टेरेन मतलब लैंड टाइप और क्लाइमेट फैक्टर, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है इनका मूवमेंट। सर समर सीजन में क्या होगा, जैसे सपोज विंटर सीजन में वो जम्मू कश्मीर में है, पहले से रह रहे हैं, तो जैसे ही विंटर सीजन आएगा, स्नोफॉल होगा, ये थोड़ी गर्म प्लेसेस में मूव कर जाएंगे, फिर गर्म प्लेसेस पे सपोज मूव कर गए, तो बट वहां पे जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो ये वापस से ठंडे प्लेस पे मूव कर जाएंगे, तो सीजन टू सीजन ये मूव करते हैं। शीप, कैमल या गोट्स आर मोस्ट
कॉमनली रेयर। तो कौन कौन से एनिमल की रेयरिंग करते हैं ये लोग? नोमैडिक पीपल, बंजारे, शीप, कैमल, याक एंड गोट्स। तो नोमैड मीन्स बंजारे होते हैं ना, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते रहते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। और फिर ये एनिमल हर्डिंग करते हैं तो इससे इनको मिल जाता है मिल्क, मीट, एनिमल से जो कुछ भी प्रोडक्ट इनको वूल, हाइड्स वगैरह मिलते हैं वो अपने लिए यूज करते हैं और अपनी फैमिली के लिए यूज करते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर दी है, ये देखो ये नोमैडिक हर्डर हैं अपने कैमल्स के साथ। So student, that's all for today. Next topic we will discuss in our next class. So thank you. Have a nice day.